करने के लिए आज हमारे साथ है उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के पिछड़ा वर्ग के चेयरमैन मनोज यादव जी। मनोज जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आज जो सरकार को 4 साल पूरे होने को आ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो किसान हैं उनकी जो आय है वो बढ़ाई गई है और रोजगार युवाओं को रोजगार मिला है? देखिए, 4 सालों में उत्तर प्रदेश की जो हालत है वो बहुत बद से बदतर हुई है। आज उत्तर प्रदेश में युवा अपने रोजगार के लिए सड़कों पर लाठी खा रहा है। योगी जी लगातार झूठे बयानबाजी करते हैं। आप देखेंगी लगातार अखबारों में, अगर आप देखेंगी तो लोक सेवा आयोग सहित माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, हायर एजुकेशन, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, तमाम नौकरियां रुकी हुई हैं और इसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ। जहाँ तक सवाल है किसानों का, तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो केंद्र की सरकार हो और चाहे राज्य की सरकार हो, इन्होंने किसानों के साथ धोखा किया है। अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए वो लगातार इस देश में आढ़तियों को, बिचौलियों को, वायदा कारोबारियों को, हवाला कारोबारियों को बढ़ावा देने के लिए ऐसी नीतियां बनाए हैं कि किसान, आज आप गांव में जाएंगी, समर्थन मूल्य 1850 रुपये तय धान का, 800 रुपये 900 रुपये कुंटल बिक रहा है। घाटे का सौदा हो गया है और किसान मजबूरी में खेती कर रहा है क्योंकि उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। तो ये सरकार नौजवानों के सवाल पे, किसानों के सवाल पे, हर मोर्चे पे पूर्णतः विफल रही है। सिर्फ और सिर्फ मीडिया में और लोगों में, विज्ञापनों में हजारों करोड़ खर्च करके चेहरा चमकाने का प्रयास किया जा रहा है। जी मनोज जी, ये बताइए कि सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का वादा किया था, तो क्या आपको लगता है कि उनकी आय बढ़ी है? देखिए, ये सरकार भाषणों, जुमलों और झूठ पर चल रही है। पूरे देश का किसान आज दिल्ली में धरना पर बैठा है। लोगों को अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए भी पूंजी नहीं मिल पा रही है खेती और किसानी से। चूँकि ये सरकार, मैं बार बार कहता हूँ कि ये सरकार पूंजीपतियों और इस देश के बड़े कॉर्पोरेट घरानों के द्वारा संचालित हो रही है। मोदी मुखौटा मात्र हैं और लगातार किसानों की आय दोगुनी का सवाल तो छोड़ ही दीजिए आप। किसान जिस हालात में पहले था, उस हालात से भी बदतर उनके लिए दिन होते जा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि फर्टिलाइजेशन, जैसे यूरिया की बोरी जो 50 किलो की आती थी, उसको इन्होंने काट के 45 केजी कर दिया, मतलब 5 किलो की उसमें चोरी किया इन्होंने। बिजली जो पहले 800 रुपया में किसान पूरे महीने बिजली चलाता था और अपने खेतों की सिंचाई करता था, उसको भी ये नए बिल बढ़ा के बिल आ रहा है। पेट्रोल और डीजल की दाम आसमान छू रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल सीधे, डीजल सीधे किसान की खेती के साथ जुड़ा हुआ है। उसको अपने पंप चलाने के लिए, खेतों में ट्रैक्टर चलाने के लिए, अन्य जगहों पे अपने माल को ढुलाई करने के लिए उसमें पेट्रोल का प्रयोग होता है। क्या आप अगर आंकड़ों को देखेंगी तो 2014 के बाद जो धान का रेट था, जो गेहूं का रेट था, जो रबी फसलों का और खरीफ फसलों का जो मूल्य मिल रहा था और दलहन फसलों का, उससे कम रेट पे आज अनाज बिक रहा है। और ये जो उसके खर्च का जो है, जो जैसे डीजल है, उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्च है, उसके बिजली का खर्च है, उसके बीज का खर्च है, खाद का खर्च है, ये दोगुना हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि वादा किया गया था किसानों से कि उनकी आय दोगुनी की जाएगी, बल्कि उनके खर्चे को दोगुना कर दिया गया और उनकी आय घट के आधी हो गई। जी सर, मेरा जो अगला सवाल है वो है कि जो जाति के आधार पर देखा जाए और जो आर्थिक आधार पर देखा जाए, तो जो पिछड़ा वर्ग है उनको राजनीति की मुख्य धारा में कैसे शामिल किया जा सकता है ताकि वो भी हमारे साथ बराबरी में एक साथ चले? देखिए, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि 90 के बाद से भागीदारी का जो आंदोलन था उसमें बहुत तेज़ी से उभार हुआ और पिछड़े वर्ग की जातियों के बहुसंख्यक नेता पैदा हुए उत्तर प्रदेश में। वो कुछ समाजवादी पार्टी के खेमे में थे, कुछ बसपा के खेमे में ज़्यादातर उभार हुआ। लेकिन इन दोनों पार्टियों का जो नेतृत्व है वो भागीदारी से अपने आप को अलग कर लिया। जिन वादों, जिन मुद्दों, जिन नारों पर ये पार्टियों का गठन हुआ था, उस नारों से ये लोग विमुख हो गए।
जैसे मुलायम सिंह यादव का उभार हुआ, एक बड़े कद्दावर नेता पिछड़े वर्ग के थे। उसी तरह से मायावती जी का उभार हुआ, ये दलित वर्ग से जरूर थी लेकिन पिछड़े वर्गों का झुकाव था। इसमें बहुत नेता भी निकले, लेकिन ये अपने संकुचित हितों के कारण जो उनका व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए था और जो समाज के प्रति जो उनका नज़रिया होना चाहिए था, इन लोगों ने जिस सीढ़ी से चढ़ कर गए उस सीढ़ी को तोड़ दिया। इसको इन अर्थों में समझ सकती हैं कि आज इन पार्टियों के नेता अपने परिवार के आगे किसी अन्य पिछड़े वर्ग के या जो वंचित तबके के लोग हैं उनको राजनीति में नहीं ले आते हैं, जबकि खुद भी इनको इनके नेताओं ने ले आए थे। तो जब वो क्रम टूट गया तो पैसे पर बड़े लोगों को, संसाधन संपन्न लोगों को इन्होंने राजनीति में हिस्सेदारी देना शुरू किया। जब राजनीति में हिस्सेदारी देना शुरू किया तो जो वंचित तबका है, जो कमज़ोर तबका है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के तमाम विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र नेता थे, सामाजिक कार्यों में थे, उनको राजनीतिक स्पेस ये लोग नहीं देते हैं। उसी कार्यों को करने के लिए हम लोग उत्तर प्रदेश में, जब से माननीय प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में हैं, उनका विशेष फोकस है कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों को नेतृत्व दिया जाए, उनमें नेतृत्व उभारा जाए और उनके लिए वो लगातार संगठन के स्तर से लेकर टिकटों के बंटवारे से लेकर और हर जगह उनकी पोजीशनिंग वो कर रही हैं। हिंदुस्तान की 90% पॉपुलेशन के पास क्रय शक्ति नहीं रह गई है। वो सिर्फ अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में ही अपने पूरे श्रम की जो पारितोषिक मिलता है उसको खर्च कर देता है। तो आप हवाई जहाज़ बना लीजिए, ट्रेन बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, कोई गैजेट्स बना लीजिए, मार्केट में आएगा, लोगों के पास पैसा नहीं है, खरीदेंगे नहीं। तो ये पूरे जो हमारे हिंदुस्तान में आज रिसेशन है, जो हमारी जीडीपी माइनस ग्रोथ में चल रही है, क्यों गई है? सरकार ने गलत नीतियाँ अपनाई, पूंजी का संकेंद्रण कर दिया कुछ पूंजीपतियों के हाथों में। ऑक्सफाम की रिपोर्ट आई थी 1% लोगों के पास 73% चल संपत्ति है। नोटबंदी ने क्या किया? नोटबंदी ने किया कि जो यहाँ हिंदुस्तान के लोगों की जो जमा पूंजी थी उसको बैंकों में जमा किया और बैंकों से बड़े पूंजीपतियों को देकर लगभग 13 लाख करोड़ का एनपीए है हिंदुस्तान में, जो बड़ी कंपनियों को दिया गया। हमारी सरकार थी, केंद्र की पिछली सरकार, आपने देखा होगा, हमने किसानों के कर्ज को माफ़ किया, हमने मनरेगा स्कीम लाई। मनरेगा स्कीम से ये था कि मिनिमम उसको 100 दिन का रोजगार मिलेगा और वो 200 रुपये के हिसाब से, और हमने बहुत ऐसे काम किए जिससे डायरेक्ट पैसा जनता के हाथ में गया। जब जनता के हाथ में पैसा रहेगा तो क्रय शक्ति रहेगी, क्रय शक्ति रहेगी तो उद्योग चलेगा। सरकार की गलत नीति की वजह से वो सिस्टम कोलैप्स कर गया। अब इनको क्या है, इनको ये लगता है कि चूंकि लोग मोबाइल नहीं देखेंगे, टीवी नहीं देखेंगे, मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे और कपड़ा कम पहनेंगे, लेकिन खाएंगे तो अब उनको एक सेक्टर बस दिखाई दे रहा है, वो किसानों वाला सेक्टर, खेती किसानी। और दुनिया के पैमाने पर मैं बता दूं, आज से नहीं, औपनिवेशिक काल से हिंदुस्तान से मजदूर जहाज़ों पर भर कर गए टोबैको, ट्रिनिडाद, फिजी, सूरीनाम, वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका। उस समय बड़ी बड़ी कंपनियां थी, गन्ना का उत्पादन और तमाम तम्बाकू वगैरह पैदा किए जाते थे। यहाँ से मजदूर ले जाए जाते थे, वहाँ पर खेती होती थी। उससे दुनिया का भला नहीं हुआ। हिंदुस्तान में एक हरित क्रांति हुई थी, आज हम आत्मनिर्भर हैं। आप किसानों को क्यों तोड़ना चाहते हैं? किसान आत्मनिर्भर है, सम्मान से जीता है, अपने हक के लिए लड़ता है और किसी के सामने वो हाथ नहीं फैलाता है। आप चाह रहे हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाए, हम हिंदुस्तान के किसानों को इन चंद अमीर लोगों के हाथ में सौंप दें, उनके इशारे पर वो काम करने लगे, नाचने लगे। और आप ये जानते हैं कि पूंजीपति का मात्र और मात्र लक्ष्य है, और वो भी जब क्रोनिक कैपिटलिज्म चल रहा हो दुनिया में, तो एकमात्र उसका लक्ष्य पूंजी के माध्यम से पूंजी बनाना। उसका वो जो भावनात्मक रिश्ता है हमारे किसान का हमारे बीच में है, वो नहीं है। अच्छा, ये बात करते हैं कि हम एमएसपी नहीं करेंगे। मेरा ये मानना है कि एमएसपी अगर नहीं करेंगे तो आप उसमें एक लाइन लिखते कि एमएसपी रहेगी, आपने उस बिल में नहीं लिखा। आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये उसी तरह का है कि ये समय का पहिए को पीछे ले जाना चाहते हैं। हिंदुस्तान में हमारी कांग्रेस सरकार ने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया। जब राजाओं का था, जमींदारों का था, किसानों को उन्होंने कब ज़मीनें मिली? जो पिछड़ी जातियों की बात कर रहे हैं, जिनके पास हिस्से में ज़मीनें हैं, वो ज़मीनें कब मिली? वो ज़मीनें तब मिली जब जमींदारी प्रथा से उन्मूलन हुआ। उस समय भी जमींदार जब खेती नहीं करता था, खेती करवाता था। तो ये नए जमींदार, नए कुलक पैदा करना चाहते। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के
ओबीसी के चेयरमैन मनोज यादव जी। ऐसे ही कई हस्तियों के साथ आपकी अगली बार फिर से मुलाकात करवाएंगे फुटकर न्यूज़ पर। तब तक के लिए देखते रहिए फुटकर न्यूज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।